हाँ जी, क्लास 12 के स्टूडेंट्स, आप लोगों को पहले तो बहुत-बहुत मुबारक, आपने क्लास 11 की ज्योग्राफी पार कर ली। अब 11 की ज्योग्राफी पार कर लेने का मतलब ये नहीं है कि आपकी पढ़ाई पूरी हो गई। इनफैक्ट इसका मतलब ये है कि अब आपके ऊपर डबल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आ चुकी है। क्योंकि यहाँ पर आपके पास अब सारे सब्जेक्ट आपके लिए करियर ऑप्शंस खोलेंगे और उन सभी करियर ऑप्शन में से हम आपके साथ जुड़ेंगे सिर्फ ज्योग्राफी के लिए। अब आपके लिए यहाँ पर जो हमारी क्लास 12 की ज्योग्राफी है, इसके सिलेबस में कुछ चेंजेस हैं, ठीक है? इनके लिए अगर हम सबसे पहले बात करें तो हमारा सिलेबस हमें पता होना बहुत ज़रूरी है। आप किस तरह से पढ़ने वाले हो, क्या-क्या चीज़ें आपके साथ होने वाली हैं, उसके लिए पहले से आपको थोड़ा-सा अवेयर रहना पड़ेगा, जागरूक रहना पड़ेगा। तो हम सबसे पहले अगर सिलेबस पे बात करें, तो हमारे पास पहली बुक आती है ह्यूमन ज्योग्राफी, मानव भूगोल। देखिए, मानव भूगोल बड़ी अच्छी सी बुक है। आपने जो भी 11th में भौतिक भूगोल आपने पढ़ा है, आपने क्लास 11 में जो ज्योग्राफी पढ़ी उसे कहते हैं हम भौतिक भूगोल। ठीक है, भौतिक भूगोल बहुत सिंपल सा था, पढ़ने में भले ही आपको इंटरेस्ट ना आया हो लेकिन बहुत अच्छा था। ठीक है, आपको किसी ने पढ़ाया किसी ने नहीं पढ़ाया वो आप देखेंगे, लेकिन जो भौतिक भूगोल है ये आपके लिए इंफॉर्मेशन वाइज बहुत इंपॉर्टेंट था। बस यही चीज याद रखिएगा। अब इसके साथ अब आपको जोड़ देनी है सारी की सारी मानव गतिविधि। बस यही आपके लिए एक डेफिनेशन भी हो जाएगी, यही आपके लिए इंफॉर्मेशन भी हो जाएगी कि भौतिक भूगोल के साथ जब मानव की गतिविधियां जुड़ती हैं तो जो हमें निकल कर मिलता है निष्कर्ष वो मिलता है मानव भूगोल। और इस मानव भूगोल को आधुनिक समय में प्रेजेंट करने वाले व्यक्ति का नाम है रेडजल। ठीक है, रेडजल को हम आधुनिक मानव भूगोल का पिता कहते हैं। यानी कुल मिलाकर जो इस तरह की आपको बुक मिलेगी, इस बुक को पूरी तरह से इम्प्रोवाइज करने वाला लाने वाला व्यक्ति है रेडजल। अब इसके अगर हम दोबारा बात करें इसके अलावा, सेकंड बुक रहती है हमारे पास इंडियन ज्योग्राफी। अब जो हमारी ये सेकंड बुक है इंडियन ज्योग्राफी, इसके अंदर हम क्या देखते हैं? देखिए, इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ आपको इंडियन सिनेरियो को देखना है। ठीक है, कि भारत के अंदर सारी चीजें किस तरह से चलती हैं। आपको कृषि के बारे में भी पता है, आपको जनसंख्या के बारे में भी पता है, आपको वाटर रिसोर्सेज के बारे में भी पता है, आपको जमीनों के बारे में भी पता है। आसपास देखते हो ना ये सारी चीजें। और जब आप इन चीजों को भारत के साथ जोड़कर, ठीक है, देखोगे तो ये आपकी बनेगी इंडियन ज्योग्राफी। और कुल मिलाकर इसका नाम क्या बनेगा? भारत, इसके लोग और यहाँ की अर्थव्यवस्था। कि भारत के लोग किस तरह से अलग अलग गतिविधियों के माध्यम से इंडियन इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट करते हैं, भारतीय अर्थव्यवस्था में योगदान करते हैं। अब इसके अलावा हमारे पास ओवरऑल सिलेबस क्या क्या देखने को मिलेगा? ये सबसे पहले हमारे पास ह्यूमन ज्योग्राफी, जो आपने मानव भूगोल देखी ना रेड जेल वाली, उस रेड जेल वाली का सिलेबस है। ठीक है, अब इस सिलेबस में हमारे पास ऐसा क्या है जिससे हमारा भला हो सकता है? ठीक है, अब एक चीज समझिए, आपको अपनी बुक का इंडेक्स पता होगा, लगभग लगभग कुछ वही चीज है। ठीक है, ये हो गए आपके चैप्टर्स के नाम। कि पहला चैप्टर आपका डेडिकेटेड रहेगा ह्यूमन ज्योग्राफी के ऊपर, मानव भूगोल के ऊपर। ठीक है, और मानव भूगोल बहुत अच्छा, बहुत सिंपल, बहुत प्यारा सब। ठीक है, इस चैप्टर के अंदर आपको वो सारी चीजें देखने को मिलेंगी जहां से आपका बेस बनेगा। ठीक है, और एक चीज याद रखिएगा, आपकी 11th कितने नंबरों पे पास हुई है, कितने नंबरों पे पास नहीं हुई, बहुत अच्छे आए हैं, बहुत अच्छी बात है। कम आए हैं तो भी कोई बुरी बात नहीं है। ठीक है, अब आपकी 12th के लिए हम बैठे और आपको कंटिन्यूसली बोर्ड के एग्जाम तक 90 प्लस की गारंटी हमारी। ठीक है, आप बस हमारे साथ जुड़े रहिएगा। यहां पर पहला चैप्टर हमारा मानव भूगोल पे खत्म होगा कि मानव भूगोल में क्या क्या चीजें हैं। और यहां से आपको आज ही बता देता हूं एक चीज। ठीक है, यहां से आती है एक विचारधारा, सीधी सीधी 5 नंबर में। ठीक है, और ये अभी कुछ भी नहीं है। और आप ये चीज याद रखिएगा, अगर कोई आपका ऑफलाइन वाला जानता होगा तो जो चीज बता दी जाती है वो पेपर में आ जाती है, प्रभु कृपा है। ठीक है, उसके बाद दूसरा चैप्टर जो हमें मिलता है वो विश्व जनसंख्या घनत्व वितरण के बारे में मिलता है कि दुनिया में पॉपुलेशन किस तरह से बटी हुई है। आप एक चीज बताइए, क्या दुनिया में सारी जनसंख्या हर देश की बराबर है? नहीं ना। क्या घनत्व यानी पर किलोमीटर लोग बराबर रह रहे हैं? नहीं ना। तो यही चीज, इसका हम कारण देखेंगे कि ऐसा क्यों है, कहीं पर लोग ज्यादा हैं, कहीं पर लोग कम है। उसके अलावा वितरण, अगर कम और ज्यादा है तो उसका रीजन क्या है? ठीक है,
उसके अलावा जनसंख्या को प्रभावित करने वाले कारक क्या क्या होते हैं, ठीक है। जनसंख्या बढ़ती है तो इसका मतलब वो नहीं जो आप सोच रहे हैं, इसका मतलब है जन्म दर का बढ़ना, मृत्यु दर का घटना और प्रवास दर, यानी कि अपने लोग जो जगह बदलते हैं उससे इंपैक्ट पड़ता है। उसके बाद तीसरा चैप्टर आता है हमारा मानव विकास के ऊपर। मानव विकास में जब हम देखेंगे तो एक देश के सभी नागरिक किस तरह से विकसित हो सकते हैं, उनके लिए क्या क्या चीजें जरूरी हैं, और वो किस तरह से ग्लोबल इकोनॉमी को, वैश्विक अर्थव्यवस्था को और अपने देश की अर्थव्यवस्था को प्रभावित करते हैं, ये चीजें हमें इसमें देखने को मिलेंगी। अगर मैं अभी आपसे दो वर्ड बोलता हूं, वृद्धि और विकास, आप एक सेकंड रोक के आप समझिएगा कि इन दो में क्या डिफरेंस आपको लग रहा है। वृद्धि और विकास सुनने में सेम लग रहा है, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है, ठीक है। विकास हमेशा पॉजिटिव रहता है और वृद्धि कभी कभी नेगेटिव भी हो जाती है। और कैसे, तो इसके लिए तो बेटे आपको वेट करना पड़ेगा जब चैप्टर में बात करेंगे। उसके बाद हमारे पास आते हैं कुछ एक्टिविटीज, ठीक है, जैसे प्राथमिक गतिविधियां। अब प्राथमिक गतिविधियां मतलब सिर्फ कृषि से नहीं होता। अब अगर अभी मैं आपसे कहता हूं कि प्राथमिक क्षेत्र डिफाइन करो, तो आप क्या ही बताओगे, कृषि। लेकिन सिर्फ कृषि नहीं है ना, पशुपालन भी इसी में आता है, माइनिंग यानी खनन भी इसी में आता है, ये सारी चीजें इसमें है, ठीक है। और ये जो खेती की अगर हम बात करें, सिर्फ खेती की, कि जी हमने कृषि पे ध्यान दे लिया, तो क्या सिर्फ कृषि एक ही तरह की है पूरी दुनिया में? नहीं, अलग अलग तरह की है, तो उसको हम यहां देखेंगे। उसके बाद माध्यमिक गतिविधियां, इसी को हम बेटे द्वितीयक गतिविधियां भी कहते हैं। अब जो ये द्वितीयक गतिविधियां हैं, ये इसमें क्या हो गया, यहां पर आपने कृषि वगैरह देख ली, ठीक है। यहां पर आप देखोगे सारी की सारी फैक्ट्री, ये सारी फैक्ट्री किस तरह से काम कर रही है। उसके बाद अगले चैप्टर पे जाओगे, तृतीयक और चतुर्थक गतिविधियां, यहां पर आता है आपका सेवा क्षेत्र, यानी कि जहां पर कोई वस्तु नहीं बना रहे हम, ठीक है, फैक्ट्री की तरह कोई चीज थोड़ी बना रहे हैं, लोगों की आवश्यकता भी पूरी कर दे रहे हैं, ये चीज हमें देखने को मिलेगी। और उसके बाद परिवहन, संचार और व्यापार, कि पूरी दुनिया में परिवहन नेटवर्क क्या है, समुद्री मार्ग वगैरह कैसे इस्तेमाल होते हैं। जैसे एक मुद्दा भी बहुत प्रेजेंट में ट्रेंडिंग चल रहा है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज, ठीक है, सुना ही होगा अभी तक, ईरान के पास का एक रास्ता, जैसे पेट्रोलियम गैस वगैरह सारे आ रहे हैं, सब उस रास्ते की वजह से महंगाई भी बढ़ते हुए देख रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है, तो वो सारी चीजें हम इस वाले में देखेंगे, ठीक है। और लास्ट बचता हमारे पास अंतरराष्ट्रीय व्यापार, इंटरनेशनल ट्रेड, कि अगर हम ये भी देखें कि दुनिया में डॉलर से ही ट्रेड हो रहा है, तो ऐसा क्यों है, ठीक है। भारत की करेंसी गिर रही है, ये भी क्यों है, व्यापार आयात निर्यात क्या होता है, ये सारी चीजें, ठीक है। और एक चीज समझिएगा, आपको हमारे चैनल पे एक खासियत देखने को मिलेगी, क्या, कि आपको सिलेबस के साथ साथ सीयूईटी की प्रिपरेशन करवा दी जाएगी, और इस हद तक करवा दी जाएगी कि आपको 12वीं के बाद कोई भी अलग से आपको कोर्स खरीदने की जरूरत नहीं है, इस बात की गारंटी हमारी है, ठीक है। आप हमारे साथ जुड़िए, हम आपके साथ हैं 12वीं के साथ भी और 12वीं के बाद भी, ठीक है। उसके बाद हम आगे आए अगर हमारी सेकंड बुक पे, सेकंड बुक से हमारे पास पहला चैप्टर देखने को मिलेगा, वो रहेगा जनसंख्या वितरण। अब देखिए, अभी तो आपने वर्ल्ड वाली बुक में भी जनसंख्या वितरण देखा था, यहाँ पे कैसे, तो यहाँ पर फर्क आया था बेटा इंडिया में, कि सारी चीजें जो भी आपने देखी वो अब आपको इंडिया में देखने को मिलेगी, कि जनसंख्या जो है भारत में किस तरह से बटी हुई है, भारत में जनसंख्या कहां पर ज्यादा है, कहां पर कम है, ठीक है। और सिर्फ जनसंख्या ही नहीं, यहां पर हम भाषा के ऊपर भी बात करेंगे, कि लैंग्वेज कौन कौन सी बोली जाती है, कितनी कैटेगरीज हैं, और युवा वर्ग किस तरह से काम कर रहा है, महिला वर्ग किस तरह से काम कर रही है, तो ये सारी चीजें इसमें हम देखेंगे। उसके बाद जो अगला चैप्टर रहेगा मानव बस्ती, इस मानव बस्ती में क्या देखेंगे, यानी इंसानों के रहने की जगह, इंसान कहाँ रहता है, घर में ना, घर कहाँ, या तो शहर में होगा या तो गाँव में होगा, बस इतना सा, ठीक है। उसके साथ साथ हमारे पास जो आगे की चीजें आएंगी, अब जो आगे आने वाली चीजें हमारे पास वो रहती हैं कृषि संसाधन, ठीक है, भू संसाधन और कृषि। जब आप भू संसाधन और कृषि की बात करते हैं तो इसमें आप क्या ही देख लेंगे, कि क्या जमीनें एक जैसी होती हैं सारी, नहीं, फर्क है ना, तो वो यहां देखेंगे। क्या कृषि एक ही तरीके से की जाती है, नहीं, वो भी देखेंगे। और भारत में कौन कौन से सीजन है, कौन कौन सी फसलें हैं, कृषि के चैलेंजेस क्या क्या हैं, दिक्कतें क्या क्या आ रही हैं कृषि में, कृषि का इकोनॉमी में, अर्थव्यवस्था में क्या योगदान है, उसकी इंपॉर्टेंस क्या है, वो सारी चीजें हम यहाँ पर देखेंगे, ठीक है। उसके बाद आते हैं जल संसाधन पे, वाटर रिसोर्सेज पे। अब जो ये जल संसाधन है, जो ये वाटर रिसोर्सेज है, इसका मतलब तो पानी से ही हो गया ना, आपके घर तक पानी आ रहा है, पाइपलाइन से आ रहा है, बस इतना पता है। लेकिन नेचुरली आपके पास कितने संसाधन हैं, उनकी चैलेंजेस क्या है, वो दिक्कतें कैसे हैं, उन सब की बात करेंगे। उसके बाद खनिज और ऊर्जा संसाधन, ये चैप्टर आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी रहेगा, क्योंकि यहाँ से आपका मैप भी आएगा, यहाँ से आपको एक 5 मार्क्स का लॉन्ग क्वेश्चन भी मिलेगा। ये सारी चीजें इस अकेले चैप्टर से, ठीक है, और बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत अच्छे से पढ़ेंगे इस वाले को। उसके बाद
भारत के संदर्भ में योजना और सतत विकास। जैसे आपने कभी सुना है कि भारत में पहले किसी जमाने में 5 ईयर प्लान हुआ करता था, यानी कि पंचवर्षीय योजना हुआ करती थी। तो वो क्या थी, कैसे बननी शुरू हुई, कैसे हटी, कैसे हर एरिया का डेवलपमेंट किया जाता है, कैसे सरकार पॉलिसीज बनाती है, वो सब इसमें देखेंगे। और उसके साथ-साथ सतत विकास कि हमारी जो डेवलपमेंट है, हम उसको कैसे परमानेंटली बना के रख सकते हैं। और उसके बाद अगेन परिवहन और संचार, फिर आपसे वही बात रहेगी कि अभी तो पिछली बुक में देखा था यही, तो रिपीट हो रहा है बेटा, ये एरर नहीं है। अब हम परिवहन संचार इंडिया में देखेंगे कि नेशनल हाईवे क्या होते हैं, स्टेट हाईवे क्या होते हैं, एक संस्था अलग से है एनएचएआई, ठीक है? ये सबके काम। और लास्ट में आएगा हमारे लिए अंतरराष्ट्रीय व्यापार, कि भारत अंतरराष्ट्रीय व्यापार के लिए क्या-क्या कर रहा है, इंटरनेशनल ट्रेड के लिए क्या-क्या कर रहा है। क्या भारत का अंतरराष्ट्रीय व्यापार में योगदान है ठीक-ठाक? बहुत है, ठीक है? और सिर्फ मसालों को लेकर नहीं है। और उसके साथ-साथ चुने हुए मुद्दे, समस्याओं और भौगोलिक परिप्रेक्ष्य, इसमें सीधी-सी बात हम करेंगे प्रदूषण की, कि हमारा समाज में प्रदूषण किस तरीके से हो रहा है, क्या-क्या दिक्कतें आ रही हैं इन पर, ठीक है? और बेटे आपको हम एक अपनी खासियत बताएँ, तो आपको जो मैप मिलेगा ना, ठीक है? मैप मिलेगा 10 नंबर का, और इस 10 में से 10 की पूरी गारंटी है पूरी। 10 में से 9 भी नहीं आएँगे, आपके 10 में से 10 आएँगे। 14 लोकेशन मिलती है बोर्ड के पेपर में भरने के लिए, और आप इस बात का भरोसा रखिए कि आप 14 की 14 भर कर आओगे और खुशी-खुशी भर कर आओगे, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें। बाकी इसमें हमारे पास छोटे-मोटे जो एक्स्ट्रा टॉपिक्स मिलेंगे, वो कुछ इस तरह से। हमारे पास जो आपका प्रैक्टिकल रहता है, ठीक है? कि प्रैक्टिकल में हम क्या-क्या देखने को मिलेगा, आपको 30 नंबर का प्रैक्टिकल होता है, 30 मार्क्स का, ज्योग्राफी में। जैसा सेम 11th में हुआ ना, उसी तरह का आपका 30 नंबर का प्रैक्टिकल होगा। उसके लिए आपके पास एक अलग से बुक भी होती है, लेकिन इसमें कुछ बेसिक चीज़ें होती हैं, जैसे डेटा क्या होता है, इसका इकट्ठा कैसे करते हैं, कहाँ से लाते हैं, इस पे बात करेंगे। डेटा प्रोसेसिंग क्या होती है, किस तरह से उसको क्लासिफाई किया जाता है। ग्राफ के माध्यम से कैसे उसको रिप्रेजेंट करते हैं, ग्राफ में कैसे दिखाते हैं। ग्राफ अगर देखा हो, कुछ इस टाइप वाले भी होते हैं, ठीक है, कुछ इस वाले भी होते हैं, ऐसे अलग-अलग हिस्से वाले, और जस्ट एक कुछ इस तरह का भी होता है, यूँ ही जा रहा होता है बस। ठीक है? तो इन सब में डिफरेंस क्या है? ठीक है? और लास्ट में आता है हमारे पास स्थानिक सूचना और प्रौद्योगिकी। यानी कि आपके पास इन्फॉर्मेशन और टेक्नोलॉजी किस तरीके से मिलके काम करते हैं। जो सैटेलाइट सुना है ना, सैटेलाइट किसी भी जगह की फोटो दे देता है, वो कैसे दे देता है? सारा डेटा कहाँ स्टोर होता है? इस पर, ठीक है? और लास्ट में हम आपको सिर्फ इतना ही बोलेंगे कि ज्योग्राफी एक बहुत अच्छा, इंटरेस्टिंग एंड इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। तो बहुत ध्यान से पढ़िएगा, ठीक है? बाकी हम आपके साथ हैं ही, आज भी और 12वीं के बाद भी, ठीक है? मिलते हैं क्लासेस में। धन्यवाद।